गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 10th क्लास जिसमें हम सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर चुके थे। सतह में साझेदारी की जो सतह होती है उसकी जो साझेदारी होती है वो कैसे होती है। इसमें हमने दो कहानियां पढ़ी, एक तो बेल्जियम और एक श्रीलंका की। श्रीलंका जहां सिंगली भाषा के लोगों का बहुसंख्यकवाद की वजह से तमिल लोगों के ऊपर शोषण, मतलब तमिल लोगों के जो अधिकार थे उनकी अनदेखी की गई। और एक देश ऐसा बेल्जियम जहां बहुसंख्यक में जो लोग थे उनके भाषा के हिसाब से वो थोड़े से डाउन थे, लेकिन जो अल्पसंख्यक थे भाषी लोग जो पैसे वाले थे वो वहां पर अपना अधिकार ज्यादा दिखा रहे थे। लेकिन दोनों ने फिर इकट्ठे होकर क्या किया, लड़ाई झगड़े की बातें न करके दोनों ने एक दूसरे के अधिकारों को माना और एक दूसरे का सम्मान करके उनके हितों की रक्षा के लिए एक साझेदारी कर ली कि हम अपने देश के लिए काम करेंगे। और श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ, वो हमने पढ़ लिया। और न होने की वजह से फिर वहां क्या हुआ, गृह युद्ध भी हुआ। तो ये सारी सिचुएशन हम पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। आखिर क्या जरूरत होती है सत्ता में साझेदारी की, जो साझेदारी है उसमें क्या जरूरी है वो। तो देखिए क्यों जरूरी है। इस प्रकार सत्ता के बंटवारे के पक्ष में दो तरह के तर्क दिए जा सकते हैं। पहला, सत्ता का बंटवारा ठीक है क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। देखो दो पक्ष इसके सामने आते हैं, दो तर्क दिए जा सकते हैं जो सत्ता के बंटवारे को ठीक ठहराते हैं। पहला तर्क तो यह है कि इससे क्या हो जाता है, बंटवारा अगर सत्ता में बंटवारा कर दिया जाए तो क्या होगा, तो जो टकराव की स्थिति है वो खत्म हो जाएगी। अब मान लो हमारे देश से ही मान के चलो, अब देखो हमारे देश में सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है और सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। मान लो अगर ऐसा ना किया जाए, अनदेखी करनी शुरू कर दें किसी की, तो उससे क्या होगा, वो लोग भड़क जाएंगे, वो लोग अपने आप को हमारे देश में बेगाना महसूस करेंगे और आंदोलन करेंगे, विरोध करेंगे, देश के अंदर ही फूट पड़ जाएगी। तो उससे बचने का सही तरीका है साझेदारी। नेक्स्ट इसमें और क्या कहता है, चूंकि सामाजिक टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेते हैं, इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। और ये जो अब जब सामाजिक टकराव होता है ना, और अगर सामाजिक टकराव हो जाए तो वो बड़ी बड़ी लड़ाई मतलब हिंसा का रूप ले लेता है, बहुत नुकसान झेलना पड़ता है देश को, और राजनीतिक जो व्यवस्था होती है उसमें भी काफी उथल पुथल हो जाती है। तो इसलिए हमें इस चीज से बचकर साझेदारी को चुन लेना चाहिए। नेक्स्ट कहता है, बहुसंख्यक समुदाय की इच्छा को बाकी सभी पर थोपना तात्कालिक तौर पर लाभकारी लग सकता है, पर आगे चलकर यह देश की अखंडता के लिए घातक हो सकता है। बहुसंख्यकों का आतंक सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही परेशानी पैदा नहीं करता, अक्सर यह बहुसंख्यकों के लिए भी बर्बादी का कारण बन जाता है। इसमें कहता है कि जो बहुसंख्यक लोग हैं, अब वो क्या करते हैं, अगर अपने अधिकार थोप रहे हैं, अपनी सारी बातें सभी लोगों पर थोपी जा रही हैं, तो उससे केवल ये नहीं, उससे उनको फायदा तो थोड़े दिनों के लिए होगा, कुछ समय के लिए तो उनको फायदा होगा, लेकिन बाद में उनको नुकसान झेलना पड़ता है। अल्पसंख्यकों के साथ साथ कई बार ये उनके खुद के लिए भी परेशानियां खड़ी कर देता है। ये बात इसमें ये कहना चाहता है। तो देखो कैसे, इसमें फिर आगे ये कहता है कि कैसे हो जाता है वो, सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। इसके पक्ष में एक और बात कही जा सकती है, वो बात कहीं ज्यादा गहरी है। सत्ता की साझेदारी दरअसल लोकतंत्र की आत्मा है। देखो सत्ता की जो साझेदारी है उसको आप लोकतंत्र की आत्मा भी कह सकते हो। मतलब अगर कोई देश चल रहा है ना, अगर भाई लोकतंत्र तभी होगा जब सभी लोगों को बराबर के अधिकार मिल रहे हैं, सभी की साझेदारी है, सब अपना हिस्सा अच्छे से निभा पा रहे हैं, ठीक है, कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं बना रहा, कोई अपने अधिकार दूसरों को थोप नहीं रहा, किसी को ये नहीं महसूस हो रहा कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वही तो लोकतंत्र है। ठीक है, तो इसीलिए साझेदारी जो है वो लोकतंत्र की आत्मा भी कही जा सकती है। इसमें आगे कहता है, लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी डरे से रहें, मतलब इसी तरीके से रहें,
इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। मतलब वैध मतलब वैलिड जिसको बोलते हैं, वैलिड गवर्नमेंट वही होती है जिसमें जो भी लोग शामिल है ना उस व्यवस्था को चलाने के लिए, वो उनकी भागीदारी बहुत अच्छे रूप से है। ठीक है, आगे कहता है इन दो तर्कों से इन दो तर्कों से एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क कह सकते हैं। एक तो युक्तिपरक हो गया। युक्तिपरक मतलब क्या? युक्तिपरक क्या होता है? युक्तिपरक वो फैसला होता है जिसमें लाभ और हानि दोनों चीजों का अंदाजा लगाया जाए। जैसे आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो पहले क्या करोगे? पहले उसके बारे में सोचोगे ना, उसमें युक्तिपरक चीजें यूज करोगे। मतलब उसके हिसाब लगा लोगे, भाई मैं अगर ये बिजनेस करूंगा तो इसमें ये काम करने से ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा। सारी चीजों का लाभ और हानि का, फायदे नुकसान का अगर आप अच्छे से सोच विचार कर लेते हो तो वो तो युक्ति कहलाती है। तो वो कहलाता है तरीका युक्तिपरक। और दूसरा होता है नैतिक तर्क कह सकते हैं। दूसरा क्या है? नैतिक। नैतिक मतलब नैतिकता होगी कि सभी लोगों को समान समझना, ये हमारी एक अच्छा गुण हो गया। तो दोनों तरह की बात यहाँ पर है। युक्तिपरक या समझदारी का तर्क लाभकर परिणामों पर जोर देता है, जबकि नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्भूत महत्व को बताता है कि जो उसके अंदर मतलब जो उसका एक विशेष महत्व है बंटवारे का, उसको सामने लेकर आता है। आगे यहाँ पर एक क्या समझा क्या जाना, ये हम इसमें पढ़ते हैं। यहां पर कहता है एनीते बेल्जियम के उत्तरी इलाके के एक डच माध्यम स्कूल में पढ़ती है। एनीते जो है वो बेल्जियम के उत्तरी इलाके में एक डच स्कूल है, वहां पढ़ती है। फ्रेंच बोलने वाले उसके अनेक स्कूली साथी चाहते हैं कि पढ़ाई में फ्रेंच ही हो। मतलब उसके स्कूल में बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि जो फ्रेंच बोलने वाले, वो कहते हैं कि सिर्फ फ्रेंच भाषा ही हमारे स्कूल में होनी चाहिए। सेल्वी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के एक स्कूल में पढ़ती है। वह और उसके स्कूल के बहुत से दोस्त तमिल भाषी हैं और उनके माता पिता पढ़ाई का माध्यम तमिल ही रखना चाहते हैं। कौन सी सरकार एनीते और सेल्वी की माता की इच्छा पूरी कर सकती है? किसे सफलता मिलने की संभावना अधिक है? अब देखो, सफलता जो मिलेगी ना वो एनीते बेल्जियम को मिलेगी, क्योंकि उनके देश में सभी भाषाओं को सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन श्रीलंका में जो लड़की रह रही है वहां पर किनका दबदबा है? सिंहलियों का दबदबा है। तो वो इनकी तमिल भाषा को नहीं अलाउ करेंगे। ठीक है, ये जो युक्तिपर्क वर्ड है बेटा यहाँ पर दिया भी गया है कि ऐसा फैसला जो सावधानी पूर्वक सारी चीजों का हिसाब किताब लगाकर लिया जाए, और पूरी तरह से नैतिकता पर आधारित फैसला अक्सर उसके उल्ट होता है। आगे जो इसमें टॉपिक है वो है खलील की उलझन। खलील जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें एक खलील मतलब एक कार्टून के रूप में दिखाया जाता है, तो उसकी एक उलझन है। वो कहता है, पहले उसकी उलझन पढ़ते हैं। जैसा कि होता आया है, इस बार भी विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा है। विक्रम बेताल आपने देखा होगा ना, तो यहाँ जो विक्रम बेताल का रूप लिया गया वो मोटरसाइकिल के रूप में लिया गया, क्योंकि भी मॉडर्न हो गए, टेक्नोलॉजी आ चुकी है। अब घोड़े पे थोड़ा आएगा बार बार विक्रम और बेताल। ठीक है, तो नया सिस्टम लेकर आया, बाइक पर आ रहे हैं विक्रम और बेताल। तो कहते हैं कि विक्रम रात की खामोशी में अपनी मोटरसाइकिल चलाए जा रहा था और बेताल उसकी पीठ पर बैठा था। हमेशा की तरह इस बार भी यह सोचकर कि कहीं विक्रम को नींद ना आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। कहानी कुछ इस प्रकार थी, उसने मतलब एक कहानी शुरू कर दी उसके लिए। तो यहां ये कहते हैं कि उसको नींद ना आ जाए, बेताल ने कहानी सुनाना शुरू किया। जो बेताल होता है तो उसने एक कहानी सुनानी शुरू कर दी। अब देखो कहानी क्या है। बैरूत शहर में खलील नाम का एक आदमी रहता था। उसके माँ बाप अलग अलग समुदाय के थे, मतलब माता अलग उसकी थी और पिता अलग समुदाय का था। पिता जो था वो आर्थोडॉक्स ईसाई था। वो क्या था? पिता आर्थोडॉक्स ईसाई था। और माँ जो थी वो सुन्नी मुसलमान होती थी। देखो मुस्लिम जो समुदाय है उसमें भी दो तरह के मुस्लिम होते हैं, एक तो सुन्नी होते हैं और एक शायद शिया होते हैं, इस तरह के कुछ है। अब आधुनिक शहर के लिए कोई अनूठी बात नहीं थी। मतलब जो आजकल मॉडर्न सिस्टम है तो ऐसा हो सकता है भाई, आजकल देखो अलग अलग कास्ट के लोग जो है मैरिज करते हैं, अलग अलग जो धर्म होते हैं तो वो भी मैरिज करते हैं। उसमें कोई आज के मॉडर्न टाइम में अगर आपको कहीं ऐसा देखने को मिलता है तो उसमें हैरानी की कोई बात नहीं हो सकती। लेबनान में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे और राजधानी बैरूत, लेबनान और बैरूत जो है लेबनान की राजधानी है। इसके बारे में एक छोटी सी बात बताता हूँ। पिछले महीने यहाँ पर बहुत बड़ा एक हमला हुआ है, विस्फोट हुआ। बंदरगाह है इसके अंदर, बैरूत के अंदर एक इतना बड़ा धमाका बताया जाता है कि 10 किलोमीटर के एरिया में जो बिल्डिंग थी ना वो हिल चुकी थी, और 10 किलोमीटर के एरिया में काफ़ी नुकसान किया हुआ इसमें। और इसके जिस बंदरगाह पर
ब्लास्ट हुआ, ब्लास्टिंग हुई, वहाँ पर इतना नुकसान हुआ है बहुत ही हद से ज़्यादा। उसके मैप गूगल मतलब मैप बाद में गूगल मैप दिखाया गया उसका कि हम विस्फोट होने से पहले की स्थिति और विस्फोट होने के बाद के कैसे हालात थे। तो बहुत ही बुरा हाल हुआ है लेबनान की इस राजधानी में। अब टॉपिक इससे जुड़ा हुआ था, थोड़ा सा ध्यान आ गया, आपको बता दिया गया। तो लेबनान के अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। लेबनान जो है वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं और अलग अलग, और ऐसे ही राजधानी बैरूत में भी बस जाते थे। वे साथ साथ रहते थे, मेल जोल होता था, पर गृह युद्ध में वे एक दूसरे से लड़ते भी थे। मतलब जो अलग अलग समुदाय के लोग थे ना, वो क्या होता था, जब गृह युद्ध होता था, आपस में लड़ाई हो जाती थी, तो वो आपस में लड़ते भी थे। वैसे वो मिलजुल कर रहते थे। जैसे हमारे आस पड़ोस में भी कई बार पड़ोस में हो जाता है भाई, हम सब मिलजुल जुल के रहते हैं, लेकिन किसी बात पे तकरार हो जाती है तो हम आपस में झगड़ भी पड़ते हैं, लेकिन फिर एक जैसे हो जाते हैं। तो ये चीज यहाँ पर है। अब इसमें क्या कहता है, इसमें क्या हुआ, जब वो गृह युद्ध हुआ और एक दूसरे से लड़ाई हो रही थी, उसमें खलील का चाचा जो था वो मारा गया इस ऐसी ही लड़ाई में। गृह युद्ध की समाप्ति के बाद लेबनान के सारे नेता साथ मिलकर बैठे और विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता के बंटवारे के कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत हुए। मतलब सत्ता का बंटवारा करने के लिए सभी नेताओं ने कुछ बुनियादी नियम बनाए और उस पर सहमति दर्शाई गई। ये नियम इस प्रकार थे। इन नियमों के अनुसार तय हुआ कि देश का राष्ट्रपति मैरोनाइट पंथ का कोई कैथोलिक ही होना चाहिए, कि देश का जो राष्ट्रपति बनेगा ना वो कैथोलिक होना चाहिए, मतलब ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ। सिर्फ सुन्नी मुसलमान ही प्रधानमंत्री हो सकता है। अब देखो, राष्ट्रपति तो मैरोनाइट पंथ का दे दिया, ठीक है, मैरोनाइट पंथ के अंदर जो कैथोलिक होगा, और प्रधानमंत्री सुन्नी मुसलमान होगा। उप प्रधानमंत्री का पद ऑर्थोडॉक्स ईसाई और संसद के अध्यक्ष का पद शिया मुसलमान। देखो, सुन्नी और शिया ये दो मुसलमानों के प्रकार होते हैं। जो आपका ये सीरिया वगैरह है, जो आप पढ़ते हो ना, वहाँ पे ISI जो लड़ाइयाँ चलती रहती हैं मुसलमानों की, वो एक दूसरे को उड़ाते रहते हैं, तो वो ये आपस में झगड़ रहे हैं। अब इनके बीच में फूट डली हुई है, ये एक दूसरे को कहते हैं कि हम तुमसे ज़्यादा बेहतर हैं, और ये वो कहते हैं हम तुमसे बेहतर है। तो इस वजह से वहाँ पर लड़ाइयाँ हैं। तो देखो, उप प्रधानमंत्री ऑर्थोडॉक्स ईसाई का, संसद का जो अध्यक्ष होगा वो शिया मुसलमान, मतलब सभी को पद दिया जा रहा है। इस समझौते के अनुसार आगे से ईसाई फ्रांस के संरक्षण की मांग नहीं करेंगे, मतलब फ्रांस के संरक्षण की मांग नहीं करेंगे कि हमारे फ्रांस के अंदर हमारा संरक्षण करो, हमारी रक्षा करो। और मुसलमान भी पड़ोसी सीरिया के साथ एकीकरण की मांग छोड़ने पर सहमत हो गए। तो उन्होंने कहा, मुसलमानों ने कहा, मतलब सहमति दर्शा दी कि हम भाई सीरिया के साथ कोई एकीकरण नहीं करना चाहते। देखो, सीरिया का नाम यहाँ पर भी आ गया। मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए, पर दोनों पक्ष अभी भी, सॉरी यहाँ पर एक लाइन रहेगी, जब ईसाई और मुसलमानों के बीच यह समझौता हुआ था तब दोनों की आबादी लगभग बराबर थी। तब क्या थी, जो आबादी थी वो बराबर थी। बाद में क्या हुआ, बाद में मुसलमान स्पष्ट रूप से बहुमत में आ गए। दोनों पक्ष अभी भी इस समझौते का आदर करते हुए उसे मान रहे हैं। देखो कितनी अच्छी बात है, आज ये बहुमत में है मुस्लिम, वहां पर उनकी संख्या बढ़ चुकी है। हो सकता चाहे तो वो बहुसंख्यकवाद वहां पर खड़ा कर दे, लेकिन फिर भी जो रूल रेगुलेशन पहले तैयार हुई थी उसी के ऊपर वो काम कर रहे हैं। खलील के इस समझौते में बहुत बड़ी गड़बड़ी लगती है। अब मतलब इस समझौते में उसको एक गड़बड़ी लगती है, क्या, वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाले लोकप्रिय व्यक्ति हैं, लेकिन मौजूदा व्यवस्था में रहते वह सबसे बड़े पद पर पहुंच ही नहीं सकता। हाँ, अब वो कहता है कि उसका इंटरेस्ट है राजनीति के अंदर, लेकिन जो सबसे बड़ा पद है, मान लो राष्ट्रपति का पद सबसे बड़ा है ना, तो वो वहां पे पहुंच नहीं सकता। क्यों, क्योंकि वो क्या है, वो एक ऑर्थोडॉक्स ईसाई है, और ऑर्थोडॉक्स ईसाई धर्म के लोग जो हैं वो सिर्फ उप प्रधानमंत्री के तक जा सकते हैं, उससे आगे नहीं। तो यहां जाके सिस्टम थोड़ा सा क्या हो गया, लोकतंत्र को गड़बड़ा रहा है, लोकतंत्र यहाँ पे ठीक नहीं है। ठीक है, आगे क्या कहता है, वह ना तो माँ के धर्म को मानता है और ना ही पिता के, मतलब ना तो वो अपने आप को ईसाई मानता है और ना अपने आप को मुसलमान मानता है। ठीक है, असल में वह चाहता ही नहीं कि उसे किसी भी धर्म से जोड़कर पहचाना जाए, मतलब वो धर्म से अपनी पहचान धर्म के नाम पर नहीं, अपने काम के नाम पर चाहता है। उसे समझ में नहीं आता कि लेबनान भी अन्य सामान्य लोकतंत्रों की तरह क्यों नहीं चलता, कि लेबनान में भी जैसे और देशों में सभी लोग बराबर हैं, तो उसके हिसाब से सिस्टम क्यों नहीं चल रहा। उसका कहना है कि सिर्फ चुनाव कराइए, हर किसी को चुनाव लड़ने की आजादी दीजिए, और जिसे सबसे ज्यादा वोट मिले वह राष्ट्रपति बन जाए। देखो यही तरीका होना चाहिए। ठीक है, ये पहले की सहमति के अकॉर्डिंग वहां पर रूल तय कर दिए थे, लेकिन ये आज ही इसमें बदलाव चाहता है। भले ही वह किसी समुदाय का हो, चाहे वो फिर कैथोलिक हो, चाहे वो सुन्नी हो, चाहे वो शिया मुसलमान हो, और चाहे वो ईसाई मतलब ऑर्थोडॉक्स ईसाई हो। ठीक है, तो किसी भी उससे जुड़ा हो, वो वोट मतलब चुनाव में हिस्सा ले और चुनाव में जीते तो उसको वो पद दे दिया जाए। ऐसे
उसके बाद लेकिन उसके उसके जिन बड़े बुजुर्गों ने गृह युद्ध देखा है, उनका कहना है कि मौजूदा व्यवस्था ही शांति की सबसे अच्छी गारंटी है। अब उनके जो बड़े बुजुर्ग है ना, जिन्होंने गृह युद्ध की स्थिति देखी थी, वहां का बुरा हाल देखा था, वो सब कहते हैं कि भाई जो मौजूदा आज जो व्यवस्था हमने बना रखी है वो शांति के लिए अच्छी है। तो मतलब वो कहते हैं कि उनके बुजुर्ग की भाई जो व्यवस्था ये यहाँ पर जो ये व्यवस्था बनाई गई ना ऊपर अलग अलग धर्म के हिसाब से, वो व्यवस्था ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ पर शांति स्थापित है अभी तक। तो वो उनका ये कहना है। अभी कहानी खत्म भी नहीं हुई थी कि टीवी टावर के पास पहुंच गए। मतलब अभी कहानी खत्म ही नहीं हुई थी कि वे टीवी टावर के पास पहुंच गए। देखो ये टीवी टावर कौन पहुंच गया, विक्रम और बेताल, वो पहुंच गए टीवी टावर के पास, ठीक है। यहां वे रुक सकते थे। बेताल ने जल्दी से कहानी खत्म की और अपना सवाल विक्रम से पूछा। अब क्या पूछा, अगर आपको लेबनान का कानून फिर से लिखने का अधिकार होता हो तो आप क्या करते? क्या आप पुरानी व्यवस्था ही चलने देते या आप कुछ नया करते? बेताल विक्रम और अपने बीच हुए समझौते को दोहराना नहीं भूला। मतलब जो विक्रम और बेताल के बीच में समझौता, आपको अच्छे से पता होगा, यहाँ देखने की जरूरत ही नहीं है। उनके बीच में समझौता क्या होता था? उनके बीच में समझौता ये होता था कि जब भी विक्रम बेताल को पकड़ के लाता था तो क्या समझौता होता था? ये समझौता होता था कि अगर तुम बोलोगे, तुम मेरे साथ, मतलब बीच में कोई, हमारे बीच में कोई बातचीत नहीं होगी। तो इस तरह का। अब क्या हुआ, अगर आपके दिमाग में स्पष्ट जवाब है और आप फिर भी नहीं बताते तो आपकी मोटरसाइकिल जाम हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मतलब उसने ये कंडीशन रख दी। और हर बार वो जो कहानियां सुनाता था उसमें एक कंडीशन रख देता था अंत में कि विक्रम अगर तूने जवाब नहीं दिया तो तेरा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। पहले वाली जो हमने टीवी में स्टोरियां देखी उसके हिसाब से ये सब बातें होती थी। लेकिन यहाँ आप देखो भाई मॉडर्न सिस्टम है, तो भाई मॉडर्न चीजें उसने यूज की। उसने कहा कि तेरी मोटरसाइकिल जाम होगी और तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। अब विक्रम को क्या करेगा? विक्रम बेचारा जवाब देगा और इसके बोलते ही ये उड़ जाएगा। ऐसा ही पहले होता था। अब सोच के देखो, अगर आप अब ये क्वेश्चन आपके लिए है कि अगर आपको लेबनान में कानून लिखने का अधिकार दे दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या काम करोगे? क्या उसमें उसके अधिकारों में क्या बदलाव करना चाहोगे या उसको यूं का यूं रखोगे? ठीक है, सोचिए आप और अपना आंसर फिर अपने आप से ही दीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है सत्ता की साझेदारी के रूप। अब जो सत्ता के अंदर साझेदारी होती है उसका अलग अलग रूप होता है। उसके क्या क्या रूप होते हैं? जब साझेदारी हो जाती है, जब बंटवारा हो जाता है, तो किस तरह से बंटवारा किया जाता है, उसके क्या रूप होंगे, क्या फॉर्म्स होंगी? राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। कहते हैं कि राजनीतिक सत्ता जो होती है उसका बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी का विचार सामने आया था। तो मतलब कहते हैं कि जो राजनीति होती है उसके अंदर बंटवारा नहीं हो सकता सत्ता का, उसके अंदर साझेदारी हो सकती है, ठीक है। उसको बांटा नहीं जा सकता लेकिन साझेदारी की जा सकती है, सब मिलकर काम करें, ये उसके अंदर विचार दिया गया। लंबे समय से यही मानता चली आ रही थी कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। मतलब पहले ये सोचा जाता था कि सारी शक्ति एक ही व्यक्ति या कोई खास व्यक्ति समूह हो, उनको दे दी जाए, वही पूरा देश हैंडल करे। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन तब क्या मानते थे? तब मानते थे कि अगर अलग अलग लोगों को अलग अलग हिस्सों में बांट दी ना ये शक्ति, तो क्या होगा, फैसले नहीं लिए जाएंगे एकदम से। अगर कोई फैसला लेना पड़ता, अगर एक व्यक्ति के हाथ में होगा तो आसानी से फैसला लिया जा सकता है। ये विचार था इसके पीछे। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत है, जनता से ही सारी राजनीतिक शक्ति आती है। इनमें लोग सब शासन की संस्थाओं के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। लोग सब शासन मतलब जो उनकी खुद की शासन लोग खुद ही शासन चलाते हैं। अलग अलग संस्थाएं अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं और उनके नेताओं को जिताते हैं और फिर वही सरकार बनाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूह और उनके विचार को उचित सम्मान दिया जाता है। अगर कोई लोकतांत्रिक शासन ना, तो वहां पर समाज के सभी वर्ग समूहों को और जो उनके विचार होंगे उन सभी को उचित सम्मान दिया जाएगा और सार्वजनिक नीतियां तय करने की सबकी बातें शामिल होती हैं। जो भी सार्वजनिक नीतियां, जो भी रूल रेगुलेशन बनाए जाएंगे, कानून बनाए जाते हैं, उसमें लोगों के विचार भी शामिल होते हैं। ये नहीं कि कोई प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कोई कानून लागू कर देगा, नहीं, उसके लिए लोगों से भी मतलब विचार विमर्श किया जाता है। आगे, इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाता है। मतलब जिन देश में नागरिकों की सुनी जाती है, हर रूल रेगुलेशन पे लोगों से विचार विमर्श किया जाता है, उनकी हिस्सेदारी तय की जाती है, तो वहां पर लोकतंत्र अच्छा स्थापित हो जाता है। आगे यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है वालमदीर की।
व्लादिमीर सत्ता की बागडोर केवल हमारे हाथ में रहे। ये व्लादिमीर है, और मतलब सॉरी वो पुतिन है, और ये बुश है। बुश और पुतिन, पुतिन आप जानते ही होंगे, रूस के जो प्रेसिडेंट हैं, और बुश आज आज तो आप देखते हो अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो जो बिल्कुल गोरा सा है, चिट्टा सा मतलब। और उससे पहले जो होते थे, उससे पहले राष्ट्रपति जो थे यहाँ पर बराक ओबामा। लेकिन बराक ओबामा से पहले यहाँ पर एक और पहले, काफ़ी साल पहले, मतलब यहाँ पर जब हम बच्चे होते थे तब यहाँ पर जॉर्ज बुश नाम के एक राष्ट्रपति होते थे। तो जॉर्ज बुश यहाँ पर दिए गए हैं, और पुतिन की फोटो यहाँ पर दी गई है। तो ये रूस के 2005 के मतलब हिसाब से यहाँ पर चित्र दिया गया, वहाँ की एक घटना शो की गई है। तो इसे आप खुद पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलो आगे टॉपिक हमारा जो है साझेदारी के लिए क्या दिया गया है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में कहता है कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। तो यहाँ पर रूप दिए गए हैं, कौन कौन से रूप हैं, इनके कुछ प्रचलित उदाहरण पर गौर कीजिए। पहला, शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आप अच्छे से पढ़ चुके हो विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, 9th क्लास में आप पढ़कर आए हो ये टॉपिक्स। तो उन्हीं के बारे में कहता है कि शासन के विभिन्न अंग, ये शासन के अंग हैं। तो ये शासन के क्या है, अंग, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। तो सत्ता का बंटवारा इन तीन अंगों के बीच में रहता है। किस किस के बीच में, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हाँ, इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहेंगे, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। तो मतलब जो सरकार होती है ना, जिस भी पार्टी की, वो तो एक ही स्तर पर रहती है। वो किस में रहती है, एक ही स्तर पर रहकर क्या करती है, फिर अपनी शक्ति का उपयोग करती है। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। मतलब ना तो विधायिका ज्यादा उपयोग कर सकती, ना कार्यपालिका और ना न्यायपालिका, तीनों अपने अपने हिसाब से बराबर अच्छे से उपयोग करेंगे सत्ता का। इनमें हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। हर अंग क्या, जैसे विधायिका है, अब विधायिका के ऊपर न्यायपालिका जो होती है ना, न्यायपालिका इन दोनों के ऊपर कंट्रोल रखती है, और न्यायपालिका के लिए ये दोनों भी तैयार रहते हैं। मतलब ऐसे एक दूसरे के ऊपर अंकुश लगाने के लिए ये है, इनके पास इतनी ताकत है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में 9वीं कक्षा में पढ़ते हुए हमने देखा था कि हमारे देश में कार्यपालिका सत्ता का उपयोग करती है, पर यह संसद के अधीन कार्य करती है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। देखो, न्यायपालिका की जो नियुक्ति होती है ना, वो किसके द्वारा की जाती है, कार्यपालिका के द्वारा की जाती है। पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। अब देखो, न्यायपालिका बनाई किसके द्वारा जाती है, कार्यपालिका के द्वारा, लेकिन ये न्यायपालिका जो इसकी वजह से बनी है, इसी के ऊपर कंट्रोल करती है, और इसके अलावा विधायिक का के ऊपर भी कंट्रोल करती है। इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। तो नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था किसे कहते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज हुआ है। तो यहाँ पर होगा, न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा की जाती है, परंतु न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका पर अंकुश लगाती है, उसके द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश लगाती है। उसे नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहा जाता है। मान लो कोई सरकार ने भाई कानून बना दिया, वो कहाँ जाएगा, वो उसका कार्यपालिका के अंदर जाएगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी, देखा जाएगा कि ये सही है या नहीं। मान लो इन दोनों जगह से वो कानून पास हो जाता है, फिर न्यायपालिका के अंदर भी देखा जाएगा कि वो ठीक है या नहीं। तो वो अगर उसको ठीक नहीं लग रहा ना, वो उस कानून के ऊपर क्या कर सकती है, रोक लगा सकती है। तो पहला तो पॉइंट ये हो गया। एक रूप तो ये देखा हमने, किसमें, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायिका, एक रूप तो ये हो गया। दूसरा रूप, सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। जो सरकार होती है उसके बीच में भी अलग अलग स्तर, जो लेवल होते हैं, उसके ऊपर बंटवारा हो सकता है। जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो, और फिर प्रांत या क्षेत्रीय पर अलग अलग सरकार रहे। जैसे पूरे देश के लिए तो एक सरकार होगी, जैसे अब भारत की बात की जाए तो केंद्र सरकार होगी, केंद्र सरकार में कौन है, बीजेपी है। फिर अगर स्टेट की बात की जाए तो स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट है, कहीं पर कांग्रेस है, कहीं पर बीजेपी है, कहीं पर जेजेपी होगी भाई, तो कहीं पर और सरकार है, अकाली दल वगैरह, मतलब ऐसे अलग अलग सरकारें हैं। ऐसी पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। अब केंद्र सरकार किसे कहते हैं, केंद्र सरकार पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार, पूरे देश के लिए एक जो सामान्य सरकार होती है उसे केंद्र सरकार या संघ कहते हैं। अब ध्यान रखना है, संघ या केंद्र सरकार, ठीक है, वो कहाँ के लिए होती है, पूरे देश के लिए, पूरे देश के लिए।
एक सामान्य सरकार, वो क्या होती है, केंद्र सरकार या संघ। उसके बाद प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, मतलब सब जगह पर इनके अलग अलग नाम होते हैं भाई। तो इसको एक जो नाम दिया गया है, भारत में हम इन्हें राज्य सरकार कहते हैं, हमारे इंडिया के अंदर इनको अलग जो नाम दिया गया वो राज्य है। तो हमारे देखो दो पार्ट हमारे सामने आए, दो पार्ट में क्या था, पहला तो केंद्र सरकार जो पूरे देश को संभालती है, ठीक है। उसके बाद देश के अंदर अलग अलग राज्य हैं, वहां पर राज्य सरकार है, ठीक है। हर देश में बंटवारा ऐसा ही नहीं है, कई देशों में प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकारें नहीं है। मतलब अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो ये सारा ये केंद्र सरकार राज्य सरकार वाला सिस्टम कई देशों में नहीं है, किसी देश में है किसी में नहीं है, सभी जगह अलग अलग सिस्टम मिलेगा। तो कुछ देश ऐसे भी है जहां पर राज्य सरकार नहीं होती, सीधी केंद्र सरकार होती है, वही पूरे देश को संभालती है। लेकिन हमारी तरह जिन देशों में ऐसी व्यवस्था है, वहां के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है, यहाँ ये कहता है कि वहां के संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। मतलब जहां पर केंद्र और राज्य सरकार वाला सिस्टम होगा ना, वहां के संविधान में ये बात लिख दी जाएगी कि किस तरह से राज्य और केंद्र सरकार काम करेगी, दोनों के बीच में कैसे दोनों के बीच में जो काम है, जो सत्ता है, उसका बंटवारा किस तरह है, ये संविधान के अंदर लिखित होता है। बेल्जियम में तो यह काम हुआ है, पर श्रीलंका में नहीं हुआ। अब देखो श्रीलंका के अंदर नहीं हुआ ना, उनके अंदर बंटवारा अच्छे से नहीं हो पा रहा, और बेल्जियम में अच्छे से हो गया। राज्य सरकार से नीचे का स्तर की सरकारों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था होती है। अब देखो राज्य सरकार जो होती है उससे नीचे भी कुछ सरकारें होती हैं, जिसमें नगर पालिका और पंचायत आती है, ठीक है। उच्चतर और निम्नतर सरकारों की सत्र की सरकारों के बीच सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। हम अगले अध्याय में इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। मतलब ये जो टॉपिक होगा ना, इसके ऊपर ज्यादा डिटेल कहाँ मिलेगी, आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगी, ठीक है। उसके बाद ये तो हमने देखो दो रूप देख लिए, एक तो विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका, एक रूप तो ये देखा। दूसरा रूप देखा केंद्र सरकार और राज्य सरकार का रूप देखा। अब तीसरा क्या कहता है, सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। मतलब सत्ता का बंटवारा जो है वो भाषा के रूप में या फिर किसके रूप में, धर्म के हिसाब से, या जो अलग समूह है, जो ग्रुप्स है वहां पर, उसके हिसाब से हो सकता है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है। कुछ देशों के देखो, वहां बेल्जियम में जो सामुदायिक सरकार है, ठीक है, सामुदायिक सरकार इसी बात का उदाहरण है, क्योंकि वहां पे भाषा के हिसाब से जो वहां के समुदाय के लोग हैं ना, जिस समुदाय के लोग हैं वो अपने हिसाब से सरकार वहां चलाते हैं, छोटे मोटे चीजें वो हैंडल करते हैं। कुछ देशों के संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। बहुत सारे देश हैं जहां पर ये बातें कही जाती है कि जो कमजोर समुदाय है उसको तुम ऊपर लेकर आओ, उसको उभारो, उसको उठाओ, ठीक है, और महिलाओं की स्थिति को भी सुधारो, तो उनको भी विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। पिछले साल हमने अपने देश में प्रचलित आरक्षित चुनाव क्षेत्र वाली ऐसी व्यवस्था के बारे में पढ़ा था, 9th में पढ़कर आए थे आप। आरक्षण वाला सिस्टम जो हमारे देश के अंदर है वो इसीलिए तो है कि जिस वर्ग का सुधार नहीं हुआ, जिस वर्ग का मतलब स्थिति ठीक नहीं है, उस वर्ग की स्थिति को ऊपर उठाया जाए, ठीक है। इस तरह की व्यवस्था विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूहों को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है। तो ये ऐसी व्यवस्था क्यों की जाती है, तो अलग अलग जो समुदाय हैं, तो कुछ अच्छे, मतलब कुछ की कंडीशन अच्छी है, कुछ की कंडीशन ठीक नहीं है, तो सबको बराबर का मौका देने के लिए ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है। खुद को शासन से अलग न समझने लगे। और ये क्यों बनाया जाता है, ताकि लोग जो है खुद को अलग न समझे। अब मान लो देखो, जैसे श्रीलंका के अंदर है, वो जो तमिल वाले हैं वो तो अपने आप को अलग समझ रहे हैं। अब उन्होंने तो डिमांड उठा रखी कि हम तो अलग ही सरकार बनाएंगे, हमारा अलग हिस्सा बना दो, ठीक है। लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं है। तो अपनापन महसूस करवाने के लिए उनको सभी को बराबर लेकर चलना पड़ता है। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। जो अल्पसंख्यक होते हैं उनको भी सही रूप से हिस्सेदारी दी जाती है, ताकि उनको बेगानापन न लगे। सामाजिक विविधताओं को शासन में भागीदारी देने के लिए अलग अलग तरीकों पर हम इकाई 2 में चर्चा करेंगे। जो सेकंड यूनिट होगी ना, वहां पर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से सामाजिक विविधता जो होती है उनको भागीदारी दी जाती है, उसके लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं। मतलब जो अलग अलग समुदाय हैं अब उनको हिस्सेदारी दी जानी है, तो क्या तरीका अपनाया जाएगा, तो वो सारी चीजें हम सेकंड यूनिट के चैप्टर में चर्चा करेंगे।
फोर्थ जो रूप बताया गया, चौथा रूप, सत्ता के बंटवारे का एक रूप हम विभिन्न प्रकार के दबाव और दबाव समूह और आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित और नियंत्रित करने के तरीके में भी लक्ष्य कर सकते हैं। मतलब कुछ दबाव समूह होते हैं। दबाव समूह कौन कौन से होते हैं? देखो कैसे होते हैं दबाव समूह बेटा, जिनका दबाव रहता है, जिनका दबदबा रहता है, या कुछ ऐसे आंदोलन किए जाते हैं जिनकी वजह से शासन प्रभावित होता है। ठीक है, तो वो भी अलग होता है। लोकतंत्र में लोगों के सामने सत्ता के दावेदारों के बीच चुनाव का विकल्प जरूर रहना चाहिए। अगर लोकतंत्र तुम बना रहे हो तो लोगों के बीच में चुनाव का विकल्प जरूर होना चाहिए, चुनाव लड़ना वाला सिस्टम होना चाहिए। समकालीन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह विकल्प विभिन्न पार्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। तो अलग अलग जो पार्टियां हैं वो टिकट देती हैं, पार्टी के रूप में ये विकल्प है। आप पार्टी से जुड़ जाइए, आप वोटर चुनाव वगैरह में खड़े हो सकते हैं। ठीक है, पार्टी सत्ता के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती है। अब जो पार्टी है, अब जैसे कांग्रेस है, बीजेपी है, और जो पार्टियां हैं, आप हरियाणा के अंदर से ही ले लो, जेजेपी है, एक और जो मतलब ये छोटी जो पार्टियां हैं, ये क्या करती हैं आपस में, फिर इनका कंपटीशन होता है। वो पार्टी उसको हराने के लिए कोशिश करती है, वो पार्टी दूसरी पार्टी उसको हराने के लिए, मतलब ऐसे सभी एक दूसरे के साथ फिर कंपटीशन करते हैं। पार्टियों की यह आपसी प्रतिद्वंदता ही इसी बात को सुनिश्चित कर देती है कि सत्ता एक व्यक्ति या समूह के हाथ में न रहे। तो मतलब ये जो कंपटीशन है ना, यही इस बात को साबित कर देता है कि जो सत्ता है ना, जो सरकार है, वो हमेशा एक व्यक्ति के हाथ में नहीं रह सकती, वो उल्टा पलटी हो सकती है। एक बड़ी समयावधि पर गौर करें तो पाएंगे कि सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ जाती रहती है। तो मतलब जो सत्ता है, जो सरकार है, वो अलग अलग विचारधाराओं से प्रेरित होकर बदलती रहती है। कई बार सत्ता की यह भागीदारी एकदम प्रत्यक्ष दिखती है, क्योंकि दो या अधिक पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ती हैं या सरकार का गठन करती हैं। दो पार्टियां या तो चुनाव लड़ती हैं या फिर दोनों आपस में चुनाव लड़ती हैं और सरकार बनाती हैं। ठीक है, लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योग, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूह को भी देखते हैं। आपको बहुत सारे व्यापारी समूह देखने को मिल जाएंगे। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उन्होंने भी अपने संगठन बना रखे हैं। किसानों का संगठन है। देखो अब जो किसान रैली कर रहे थे कुरुक्षेत्र में, उनके ऊपर जो हमला करवाया गया, तो अब उसके लिए किसानों के जो अलग अलग जो समुदाय या संगठन है, वो अपने अलग अलग बयान दे रहे हैं कि हम देश के अंदर जो किसानों की स्थिति है उसको सुधारना चाहते हैं, उसके लिए हम आंदोलन करेंगे और ज़्यादा सरकार के सामने खड़े होंगे। तो औद्योगिक मजदूर जो हैं, जो बड़े बड़े कारखानों में मजदूर हैं या आम मजदूर हैं, उनकी भी यूनियन है, उनका भी संगठन है। तो ये सारे जो संगठन है ना, ये भी अपने अपने रोल अदा करते हैं। ये सभी भी मतलब क्या करते हैं, एक्टिविटी दिखाते हैं सरकार के प्रति। बहुत सारे जो किसानों के जो ग्रुप होते हैं, वो किसी अलग पार्टी से, कोई किसी पार्टी के साथ जुड़ा होता है। कुछ व्यापारी संगठन जो है वो किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इनकी विचारधारा किसी अलग पार्टी से हो सकता है व्यापारी मान के चलो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन किसान बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, क्योंकि किसानों की विचारधारा और बीजेपी की विचारधारा मेल नहीं खा रही, लेकिन व्यापारियों की मेल खा रही है। ठीक है, हो सकता है किसी और पार्टी से मेल खा जाए। तो ये अलग अलग ऐसे विचारधारा होती है। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करके या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। अब ये सभी लोग भी सत्ता के अंदर अपना हिस्सा रखते हैं। कैसे हिस्सेदारी रखते हैं? ये जो पार्टियां होती हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, जेजेपी है, और जो पार्टियां होगी, उनके ऊपर दबाव बनाते हैं अपनी मांगों को लेकर, अपने लोगों के हित के लिए। व्यापारी वर्ग क्या करेगा? इनके ऊपर दबाव बनाएगा कि हमारे व्यापारियों का शोषण हो रहा है, उनको अच्छे अधिकार नहीं मिल रहे, उनको अच्छे रेट नहीं मिल रहे। किसान भी ऐसे ही दबाव बनाते हैं। ठीक है, सभी लोग ऐसे दबाव बनाते हैं और अपनी हिस्सेदारी को तय करते हैं। इकाई थर्ड में हम राजनीतिक दल, दबाव समूह और सामाजिक, जो ये दबाव समूह हम पढ़ रहे हैं ना, अब वहां जाकर थर्ड यूनिट में हम जाके जो अलग अलग पार्टियां होती हैं, कैसे बनती हैं, कैसे अलग अलग पार्टियां हैं हमारे देश में, उनका जिक्र वहां पर पढ़ेंगे। दबाव समूह के बारे में भी पढ़ेंगे। और जो सामाजिक आंदोलन होते हैं समाज के अंदर, जैसे अभी एक किसान आंदोलन हुआ था, और भी कई बार अलग अलग आंदोलन होते हैं, तो उसकी कार्यप्रणाली जो है वो सारी चीजें थर्ड यूनिट में पढ़ाई जाएंगी। तो ये था बेटा हमारा सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर। और यहाँ पर एक टॉपिक और दिया गया है, सत्ता के बंटवारे में कुछ उदाहरण। तो कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। ये सत्ता की साझेदारी की 4 श्रेणियों में से किस में आते हैं, आपको चेक करना है। ठीक है, कि ये कौन से, हमने 4 रूप पढ़े हैं ना अभी, तो उन चारों में से कौन से में आएंगे। पहला, बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया कि वह तत्काल कार्रवाई करे और मुंबई के 7 अनाथालयों के 2000 बच्चों के रखरखाव में सुधार करे। देखो, बंबई का जो उच्च न्यायालय है वो क्या कर रहा है, वो आदेश दे रहा है किसको, महाराष्ट्र सरकार को,
ठीक है, वह तत्काल कार्रवाई करे और मुंबई के जो अनाथालय वहां के बच्चों के रख रखाव का। दूसरा, कनाडा के ओरेंट्रियो प्रांत की सरकार ने, देखो कनाडा के ओरेंट्रियो प्रांत की सरकार ने वहां के मूलवासी समुदाय के जीवन साथ जमीन के दावों का निपटारा करने पर सहमति दे दी। स्थानीय मामलों के लिए जवाबदेही मंत्री ने घोषणा की कि सरकार मूलवासी समुदाय के साथ पारस्परिक सम्मान और सहयोग की भावना से काम करेगी। देखो अगर यह कनाडा की बात की जाए तो प्रांतीय सरकार की बात आ रही है ना, तो कनाडा मतलब पूरे देश में अलग सरकार होगी, प्रांत के अलग। तो ये जो सेकंड हमने टाइप पढ़ा था, सेकंड रूप जो देखा था जहां पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर का सिस्टम होता है, ये यहां पर वो चीज आने लग रही है। ठीक है, यहां पर देखो कोर्ट आदेश दे रहा है। ठीक है, मतलब कोर्ट क्या दे रहा है, आदेश दे रहा है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, तो वो सिस्टम यहां पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, रूस की दो प्रभावशाली राजनीतिक पार्टियां, द यूनियन ऑन राइट फोर्सेज और लिबरल याबलोको मूवमेंट ने एक मजबूत दक्षिणीपंथी गठबंधन बनाने के लिए अपने संगठनों के विलय का फैसला किया। मतलब दोनों पार्टियों ने अपना गठबंधन कर लिया। दोनों ने ज्यादा मजबूती लाने के लिए देश के अंदर क्या कर लिया, गठबंधन कर लिया, मतलब एक साथ जुड़ गई हैं पार्टियां। तो ये क्या कहते हैं, इनका प्रस्ताव है कि अगले संसदीय चुनाव में हम उम्मीदवारों की साझा सूची बनाएंगे, कि जो अगली बार हम जो इलेक्शन में खड़े करेंगे ना लोगों को, वो हमारी एक सूची होगी, उसी में हमारे सारे कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर ये बात कहना चाहता है। तो इसमें देखो कौन से होंगे वो, आप इसमें कौन सी मतलब कौन सी सरकार होगी यहाँ पर। नेक्स्ट, नाइजीरिया के विभिन्न प्रांतों के वित्त मंत्रियों ने एकजुट होकर मांग की कि संघीय सरकार अपनी आमदनी के स्रोतों को घोषित करे। वे यह भी जानना चाहते हैं, ये वही दूसरा रूप आ जाएगा भाई, जो दूसरा रूप है राज्य सरकार और केंद्र सरकार वाला, वो यहाँ पर सिस्टम आ जाएगा। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर फर्स्ट जो आज कंप्लीट हो गया है। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं जो यहाँ पर दिए गए हैं, आप एक बार इनको खुद रीड करके कोशिश करें, अपने नोट्स वगैरह जो भी आपके पास हेल्प बुक वगैरह जो भी है, या फिर चैप्टर के अंदर से ट्राई कीजिए ढूंढने की, अगर ढूंढ पाते हो तो कोशिश कीजिए खुद। और जो इसकी वीडियो होगी वो आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, जो इसके बुक एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।